नमस्ते। स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग इंडियन मिस्टिसिज्म में, जहां हम आज ज्ञान के साधनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। जिस माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान का साधन कहते हैं। सरल शब्दों में वह विधि जो हमें ज्ञान दिलाती है उसे ज्ञान का साधन कहते हैं। ज्ञान के साधन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मान्य साधन और अमान्य साधन। मान्य साधन वे हैं जिन्हें ज्ञानी, वैज्ञानिक और बुद्धिमान जन ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इन साधनों में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यह साधन ज्ञान प्राप्ति के लिए भरोसेमंद होते हैं क्योंकि इनमें हमेशा सही और सटीक ज्ञान प्राप्त होने की संभावना रहती है। इनसे प्राप्त होने वाला ज्ञान निर्विवाद और स्पष्ट होता है और उस ज्ञान में संदेह या भ्रांति की कोई संभावना नहीं रहती। यह साधन स्वयं में पर्याप्त होते हैं, यानी इनके लिए किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब भले ही पूरी दुनिया चीख चीख कर कहती रहे कि ये ज्ञान गलत है, फिर भी अगर मान्य साधनों ने कह दिया कि ये सही है तो फिर ये सही है। कैसे? तो चलिए समझते हैं। दरअसल ज्ञान मार्ग में प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क को ही मान्य साधन माना जाता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो जैसे आपने चीनी का स्वाद चखा और वो आपको मीठी लगी, तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव यही कहेगा कि चीनी मीठी है। और जब जब आपने चीनी से बना कोई भी पकवान या मिठाई खाई तो आपको उसका स्वाद मीठा ही लगा, तो यहाँ आपका तर्क भी कहेगा कि ज़रूर चीनी मीठी ही है। अब चाहे कोई लाख बार आपको समझाने का प्रयास करे और विश्वास दिलाने का प्रयास करे कि चीनी कड़वी है, फिर भी आप नहीं मानोगे। चाहे कोई 100 किताबें भी लिख दे कि चीनी का स्वाद मीठा नहीं है, आप उसे मानने को तैयार ही नहीं होगे, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क कुछ और कह रहा है। यही है मान्य साधन। अब आते हैं अमान्य साधन पर। अमान्य साधन वो हैं जिन्हें ज्ञानी, वैज्ञानिक और बुद्धिमान जन ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अस्वीकार करते हैं, लेकिन अक्सर अज्ञानी जन और सामान्य जनता इन्हें ज्ञान प्राप्ति का साधन मान लेती है। इनमें ज्ञान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है और यह विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे अधिकतर अज्ञान, तरह तरह की भ्रांतियाँ और गलत धारणाएं ही उत्पन्न होती हैं। यह स्वयं में पर्याप्त नहीं होते और इनमें पूरी तरह से निर्भर करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी बात को बिना किसी प्रमाण के सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि अधिकतर जनता उसे सत्य मानती है। उनकी कही सुनी बातों को बिना सोचे समझे मान लेना, या इंटरनेट या टीवी पे जो दिखाया जा रहा है बिना बुद्धि का प्रयोग करे उसको सत्य मान लेना, ये सभी अमान्य साधन हैं। ज्ञान के मार्ग में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क को ही मान्य साधन माना जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव वो अनुभव है जो हमें सीधा अपने इंद्रियों या किसी उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे हमें जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जिसकी गंध आ रही है, जिसका स्पर्श हम कर पा रहे हैं या जिसका स्वाद ले पा रहे हैं, वही मान्य साधन है। इनके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोप से, जो कि एक उपकरण है, किसी स्लाइड का निरीक्षण करें तो उसे भी मान्य साधन ही माना जाएगा, क्योंकि उसका अनुभव भी हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। अगर किसी की आंखें नहीं हैं तो वो माइक्रोस्कोप से कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव बस इतने ही नहीं है, हमें अपने विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, संवेदनाओं का, स्मृतियों का भी अनुभव होता है। यह भी इनमें से कुछ मान्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव हमेशा वर्तमान काल का ही होना चाहिए। भूतकाल का जो अनुभव है, जो हमें अतीत में हुआ, वो केवल एक स्मृति है और इतिहास का हिस्सा है।
भले ही वो स्मृति का एक अनुभव है, लेकिन वो अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। वो पहले का अनुभव है जो हमारी स्मृति में जमा है। वहीं भविष्य का अनुभव केवल कल्पना है। कल्पना अनुभव तो है, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, क्योंकि वो भी वर्तमान में नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव अभी का होना चाहिए। यह अनुभव केवल स्वयं का होना चाहिए। किसी और का अनुभव, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, हमारे लिए प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। वो हमारे लिए सिर्फ किस्से कहानी है और कुछ नहीं। और एक और बात, यह अनुभव जागृत अवस्था में ही होना चाहिए। स्वप्न में प्राप्त अनुभव मानसिक इंद्रियों के द्वारा होते हैं, परंतु वहाँ बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। इसी प्रकार कल्पना के अनुभव को भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष अनुभव की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो तर्क और वास्तविकता के आधार पर सही सिद्ध हो। उदाहरण के लिए, जैसे हमें आसमान में सफ़ेद बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि आसमान में रुई के गोले हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन तर्क कहता है कि ये रुई के गोले नहीं, सफ़ेद बादल हैं। यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि सही और सटीक ज्ञान प्राप्ति के लिए हम पूरी तरह से प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें तर्क का भी सहारा लेना पड़ेगा। तर्क बुद्धि की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। इसे अनुमान भी कहा जाता है। तर्क हमें अनुभवों के बीच में अंतर को पहचानने और सही गलत, हानि लाभ और सत्य असत्य का निर्णय करने में मदद करती है। तर्क एक मानसिक योग्यता है, और जिन लोगों में ये क्षमता अधिक होती है उन्हीं को बुद्धिमान कहा जाता है। तर्क का आधार प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। यदि तर्क प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं है तो वो भ्रम का रूप ले लेती है। जैसे अगर कहा जाए कि उड़ने वाले घोड़े शरबत पीते हैं और आपको भी अपने उड़ने वाले घोड़े को शरबत पिलाना चाहिए, तो यहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है, इसलिए दूसरा वाक्य तर्कशील प्रतीत हो रहा है, लेकिन पहला वाक्य ही प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए ज्ञान का साधन नहीं है, जिसके कारण दूसरा वाक्य भी गलत होगा। इसलिए तर्कशील प्रतीत होने पर भी ये दोनों वाक्य गलत हैं और ज्ञान के साधन नहीं हैं, क्योंकि उड़ने वाले घोड़े का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि तर्क का आधार प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए और प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ तर्क का भी प्रयोग करना चाहिए, तब ही सही और सटीक ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमाणित साधनों का होना आवश्यक है। जो कुछ प्रमाणित नहीं है वो अज्ञान, धारणा, कल्पना और भ्रम है, बस। और यही हमारा प्रमाण है। ज्ञान मार्ग में प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क के अलावा हम किसी और वस्तु को प्रमाण नहीं मानते। किस किताब में क्या लिखा है, कौन क्या कहता है, हम इसे बिल्कुल प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि किताबें कोई भी लिख सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। सभी अनुभव चित्त में स्मृति के रूप में जमा होते रहते हैं। अनुभव चित्त की एक वृत्ति है। जो भी ज्ञान हमें अनुभवों से प्राप्त होता है वो चित्त में स्मृति के रूप में, हमारी यादों के रूप में जमा होता चला जाता है। इसलिए चित्त की शुद्धि और बुद्धि की तीव्रता ज्ञान मार्ग के लिए बहुत आवश्यक है। यदि चित्त अशुद्ध है और बुद्धि कुंठित है तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और फिर अज्ञान ही जमा करते चले जाएंगे हम, क्योंकि केवल शुद्ध चित्त और तीव्र बुद्धि के सहारे ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग में प्रश्न पूछने का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक उत्तर प्राप्त नहीं होंगे। प्रश्न करने से हमारी जिज्ञासा बढ़ती है और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजने के लिए दिमाग चलाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि भी बढ़ती है और हमें चिंतन और मनन करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ध्यान दें, ज्ञान मार्ग में पूछे गए प्रश्न साधारण या बिना विचार किए हुए नहीं होते।
वे हमेशा तार्किक, बुद्धिमत्तापूर्ण और गहरे होते हैं। साधारण व्यक्ति जिनकी बुद्धि कम विकसित होती है या जिनमें ज्ञान की प्यास नहीं होती, वे प्रश्न पूछने में रुचि नहीं लेते। दूसरी ओर एक ज्ञानी व्यक्ति प्रश्न पूछने के महत्व को अच्छी तरह से समझता है और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सही प्रकार के प्रश्न पूछता है। प्रश्नों को 7 प्रकार से बांटा जा सकता है। ये कुछ इस तरह हैं: क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन और कितने। प्रत्येक प्रश्न का अपना महत्व है और इनका अपना उद्देश्य है और इनका उत्तर उसी के अनुसार देना चाहिए। जैसे क्या, यह प्रश्न तब पूछा जाता है जब किसी वस्तु, विचार या स्थिति की परिभाषा जाननी हो। उदाहरण के लिए यदि पूछा जाए कि पृथ्वी क्या है, तो उत्तर ये होगा कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यहाँ केवल मूलभूत और स्पष्ट जानकारी दी जाती है, केवल मूलभूत परिभाषा का ज्ञान दिया जाता है, बस। दूसरा प्रश्न है क्यों। यह प्रश्न किसी घटना, स्थिति या प्रक्रिया के पीछे के कारण को समझने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, पेड़ हरे क्यों होते हैं। साधारण व्यक्ति कह सकता है कि वे तो स्वाभाविक रूप से हरे होते हैं, हरे नहीं तो क्या नीले होंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होगा कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सारे 7 रंगों को सोख लेती हैं, पर हरे रंग को प्रतिबिंबित करती हैं, इसलिए वो हरी दिखती हैं। यहाँ उत्तर में कारण को स्पष्ट किया गया है। अगर कारण ना स्पष्ट करके कोई और बात बताई जाए तो वो उत्तर गलत होगा। अब आता है कैसे। कैसे, यह प्रश्न किसी चरणबद्ध प्रक्रिया को जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, तुम स्कूल कैसे गए। सही उत्तर होगा कि मैं बस से गया या पैदल गया। लेकिन अगर किसी जटिल विषय पर प्रश्न पूछा जाए कि जैसे जीवन जड़ पदार्थ से कैसे उत्पन्न हुआ, तो उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ कैसे का उत्तर प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि समय या कारण पर, क्योंकि कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि जीवन लगभग इतने लाख करोड़ साल पहले शुरू हुआ या जीवन उत्पन्न होने का कारण ये था। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रक्रिया पूछी गई है कि ये कैसे हुआ, ना कि क्यों हुआ या कब हुआ। अब आता है कब। यह प्रश्न किसी घटना के समय को जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, तुमने 12वीं कक्षा कब पास की। उत्तर में केवल समय बताया जाना चाहिए, जैसे 2015 में या 2018 में। लेकिन यदि कोई उत्तर देता है कि मैं 18 साल का था और उस समय दिल्ली में था, तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रश्न समय के बारे में था, स्थान या उम्र के बारे में नहीं। अब आता है कहाँ। यह प्रश्न किसी घटना या वस्तु के स्थान को जानने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए कि विचार कहाँ होते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति कहेगा दिमाग में। परंतु सत्य बात यह है कि विचार भौतिक नहीं होते, वे मानसिक अनुभव हैं और मन में उत्पन्न होते हैं, और मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है। आज तक कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक शरीर में मन कहाँ है ये नहीं बता पाया। मन एक पराभौतिक वस्तु है और विचार एक पराभौतिक अनुभव है। अब आता है कौन। यह प्रश्न किसी व्यक्ति की पहचान या परिचय जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा वो मोहन है जो मेरा पड़ोसी है। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा उत्तर देता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता, पर वो मेरे पड़ोस में रहता है और हर दिन बाइक से ऑफिस जाता है, तो ये उत्तर अधूरा है, क्योंकि यहाँ उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं दिया गया, बल्कि उसका स्थान और उसके जाने की प्रक्रिया का ज्ञान दिया गया है कि वो कहाँ और कैसे का ज्ञान दिया गया है, ना कि वो कौन है। अब आता है कितने। यह प्रश्न किसी वस्तु या घटना की संख्या जानने के लिए किया जाता है। इस कमरे में कितने पंखे हैं। सही उत्तर होगा 3 पंखे।
लेकिन यदि अगर पूछा जाए कि गिलास और बोतल में पानी है तो कितना पानी हुआ, तो सही उत्तर होगा कि पानी तो एक ही है लेकिन बर्तन दो हैं। प्रश्नों का महत्व केवल उनकी प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सही उत्तर प्राप्त करने की क्षमता में भी है। यदि प्रश्न सही प्रकार से नहीं किए जाते हैं तो उनका उत्तर भी गलत ही होगा। उदाहरण के लिए आप कोई भी इतिहास की पुस्तक को खोल के देख लें, वहाँ स्थान में क्यों के स्थान पर कैसे का उत्तर दिया गया है और कैसे के स्थान पर क्यों का उत्तर दिया गया है। यह दिखाता है कि प्रश्न पूछने में सतर्कता और सटीकता की बहुत आवश्यकता है, चाहे हमारे इतिहास की किताबें हों या विज्ञान की। कई स्थानों में आपको ऐसा मिलेगा कि वहाँ प्रश्न अलग है और उत्तर अलग। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही बात करें तो अधिकतर इतिहास की किताबों में हेडिंग में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा कि ये कैसे हुआ, और कंटेंट में इसके होने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। ध्यान दें, कैसे के उत्तर में हम कारण नहीं बताते, कैसे के उत्तर में हम प्रक्रिया बताते हैं, जबकि कारण क्यों के उत्तर में बताया जाता है। उन्हें कारण तब बताना चाहिए जब पूछा जाता कि वह क्यों हुआ। अगर इंग्लिश में कहें तो why did it happened और how did it happened में बहुत अंतर है, पर सामान्य जनता इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर ज्ञान मार्ग में हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है, तभी तो हम किसी भी चीज़ के बारे में सही और सटीक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और सही ज्ञान सीख पाएंगे। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि मैं तो आपको अद्वैत सिखाता हूँ, तो मैं आपको ये 7 प्रकार के प्रश्न और उनके सटीक उत्तरों के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो इसका एक कारण है, और वो ये है कि जल्द ही हम अनुभवकर्ता अर्थात आपके वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उस पर भी यही 7 प्रश्न करेंगे अपने बारे में, ताकि हमें सटीक जानकारी हो। दुनिया के बारे में जानने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले अपने बारे में हमें जानना चाहिए। और किसी भी चीज़ को जानने का सबसे सही और सटीक तरीका है उस चीज़ पर सही से प्रश्न करना। क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों और कितने। जैसे ही हमें किसी भी वस्तु के बारे में इन 7 प्रश्नों पर सही और सटीक उत्तर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमें उस वस्तु के बारे में मोटा मोटा ज्ञान है। जब हम अनुभवकर्ता के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम इन 7 प्रकार के प्रश्न पूछकर गहराई से जांच करते हैं। यह प्रक्रिया हमें उस अनुभवकर्ता के ज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझने में मदद करती है। साधारण व्यक्ति इन सूक्ष्म बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ज्ञान की गहराइयों में उतरने के लिए ठीक से प्रश्न करना और ठीक उत्तर ढूंढना एक आवश्यक कला है। यही ज्ञान प्राप्ति की कुंजी है। गलत प्रश्न हमें गलत दिशा में ले जाते हैं और हमें अज्ञान की ओर ढकेलते हैं। अगर हम सही प्रश्न पूछने और उनके उत्तर सही दिशा में ढूंढने की कला में निपुण हो गए तो ज्ञान प्राप्ति आसान हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले सही प्रश्न करना और सही उत्तर प्राप्त करना सीखना चाहिए। यह कला ज्ञान मार्ग को सुगम और सार्थक बनाती है। धन्यवाद।